क्या सीखे क्या ना सीखे वेब डेवलपमेंट में, हाय कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। हम सब परेशान रहते हैं कि वेब डेवलपमेंट में क्या सीखा जाए क्या नहीं सीखा जाए। तो आज बड़े मजे में हम बात करेंगे कि वो 17 क्या चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए ताकि आपको एक बढ़िया बढ़िया अच्छी वाली वेब डेवलपमेंट की जॉब लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। वेब डेवलपर बनना है तो बहुत सारी चीजें सीखनी होंगी। क्या क्या सीखना है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले चीज तो HTML है। देखो बेटा सारा वेब तो HTML से बना है, तो अगर HTML लिखने नहीं आएगा, और देखो HTML में बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यार डिव सीख लिया बटन सीख लिया जिंदगी हमारी पूरी, बट ऐसा नहीं होता है। डिव बटन के अलावा फॉर्म, बहुत सारे सिमेंटिक टैग्स होते हैं, एक्सेसिबिलिटी होती है, बहुत कुछ समझना होता है। HTML5 में और भी बहुत सारे नए टैग्स आए हैं, वो भी समझना होता है। तो अगर आप पूरा का पूरा ऐप सिर्फ डिव से बना रहे हो तो फिर जॉब मिलने में होगी मुश्किल। दूसरी चीज है CSS बहुत पहाड़ लगता है। इतनी मोटी मोटी किताबें आती हैं, सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, सारे कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। उड़े पे एक कोर्स है CSS का जो 18 घंटे का है, उसको करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, बेसिक CSS आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि लेआउट में कैसे लगाते हैं, बॉक्स मॉडल क्या होता है, CSS सेलेक्टर्स कैसे होते हैं, यूनिट्स क्या होते हैं, छोटी मोटी चीजें। और अगर उसके बाद आप एक नॉर्मल सा CSS फ्रेमवर्क बूटस्ट्रैप ले लेते हैं, बूटस्ट्रैप सीख लेते हैं और उससे अगर आप ऐप बनाना सीख जाते हो तो मोर देन एनफ है। इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है CSS के लिए। तीसरी चीज जो मेरी फेवरेट है और बहुत जरूरी है, और आई थिंक कि आप अपने आप को एक वेब डिजाइनर बोल लो, वेब समथिंग बोल लो, कुछ भी बोल लो, लेकिन वेब डेवलपर तो मैं नहीं बोलने दूंगा जब तक आपको जावा स्क्रिप्ट नहीं आएगा अच्छे से। तो देखो, अगर वेब डेवलपर बनना है और जॉब लेनी है तो 80% समय, चलो तुम्हारा ना मेरा 70% समय जावा स्क्रिप्ट पे लगाने की जरूरत है, और उसमें 10 से 15% समय आपको लगाना है सिर्फ जावा स्क्रिप्ट बेसिक सीखने में। ठीक है, खूब सारा टाइम लगाओ, अच्छे से समझो लूप कैसे लिखते हैं, इफ एल्स कैसे करते हैं, ये सब सीखो। क्योंकि मैं बहुत बच्चों से बात करते हैं और तुम लोग क्या करते हो कि कोर्स खरीद लिया, कोर्स बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो पहले प्रोग्रामिंग सीखेंगे, फिर जावा स्क्रिप्ट में प्रोग्रामिंग सीखेंगे, फिर जावा स्क्रिप्ट में जो डेटा स्ट्रक्चर्स है, और डेटा स्ट्रक्चर सोच के ये मत सोचने लगना कि वो बड़े बड़े वो नोट्स वोट्स ना, भाई सिंपल एरे कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट के जो एरे फंक्शंस है वो कैसे यूज करते हैं। तो इतना तो आपको आना ही चाहिए। उसके अलावा आपको जावास्क्रिप्ट में बेसिक वनीला जेएस जिसको कहते हैं वो भी थोड़ा आना चाहिए, जिसमें डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है, इवेंट हैंडलिंग क्या होती है, इवेंट बबलिंग क्या होती है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और एक दो वनीला जेएस के ऐप तो बना ही लेने चाहिए। क्यों? हाथ साफ होता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट सब रिवाइज हो जाता है, साथ साथ डॉम मैनिपुलेशन भी अच्छे समझ में आता है। तो ये तीन चीजें जब आपकी हो जाए, HTML बेसिक्स, CSS बेसिक्स, जावास्क्रिप्ट अच्छे से विथ वनीला जावास्क्रिप्ट जब हो जाए, तभी आगे की 17 चीजें देखना, नहीं तो कोई फायदा तो है नहीं। नोट कर लो, परेशान मत होना। फोर्थ है वर्जन कंट्रोल। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका कोई गलत मतलब मत समझना, सिंपल सी चीज है कि यार देखो, सोर्स कोड होता है तो सोर्स कोड लिख के अपने लैपटॉप पे नहीं रखा जाता, और सोर्स कोड जो होता है, वो जो कोड होता है उसको आप ब्रांच करते हो, डेवलपर्स के साथ जब काम करते हो तो PR रेस करते हो, बहुत सारा टिटिम्बा होता है इसके अराउंड। सब कुछ समझना भी जरूरी नहीं है, बट इतना तो आना चाहिए कि गिट कैसे यूज करते हैं, कमिट कैसे करते हैं, अगर कमिट गलत चल गया तो उसको रिवर्ट कैसे करते हैं, और ब्रांच कैसे बनाते हैं, ब्रांच को मर्ज कैसे करते हैं। बस बेसिक्स 5-6 चीजें ही चाहिए गिट में। ये नहीं कि अब गिट में घुसे तो फिर गिट का एक 20 घंटे का कोर्स करके क्या कर रहे हैं, गिट सीख रहे हैं 2 महीने से, नहीं, इतना नहीं सीखना है। 2-4% गिट बहुत है 100% की जर्नी में, उससे ज्यादा गिट सीखने की जरूरत नहीं है। पांचवा है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। देखो, अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब आप थोड़ा मोड़ा प्रोजेक्ट बना ले रहे हो, एक Pinel.js ऐप बना ले रहे हो, वेबसाइट बना ले रहे हो, तो आपको ये भी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि आजकल जो भी वेब ऐप खुलता है, वेबसाइट खुलती है, वो सिर्फ एक ब्राउजर पे तो खुलती नहीं है, वो आपके लैपटॉप पे खुलती है, आपके डेस्कटॉप पे खुलती है, आपके टैब पे खुलती है, आपके फोन पे खुलती है, और ये सब अलग अलग स्क्रीन साइजेस हैं। तो इन अलग अलग स्क्रीन साइज में आपका वेब ऐप कैसे ऑप्टिमाइज होगा, कैसे अडेप्ट करेगा, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है, और कैसे करना है वो करके दिखाना भी बहुत जरूरी है। इसलिए ये 5th इंपॉर्टेंट स्किल है। 6th क्या है? एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है कि अगर मैं माउस नहीं यूज कर पाता हूं, या मैं विजुअली इंपेयर्ड हूं, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है जहां पे मैं नॉर्मल तरीके से एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं, तो मुझे असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरत होती है। उसमें आपको कीबोर्ड से नेविगेट करने आना चाहिए, उसमें आपको जो इमेजेस हैं उसमें ऑल्ट टेक्स्ट होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आज के समय में डेवलपर्स जिनको एक्सेसिबिलिटी समझ में नहीं आती है, नहीं चमकता है, उनको लोग हायर नहीं करते हैं। हाँ, छोटे स्टार्टअप में ये भी सच्चाई है कि हर जगह एक्सेसिबिलिटी फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन जो डेवलपर को आती है और बड़े कंपनीज में तो इसकी बहुत ज़रूरत होती है, उनकी काफ़ी डिमांड रहती है।
परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, देखो ये भी अपने आप में एक सागर है, बहुत कुछ समझना होता है इसमें, लेकिन बेसिक से तो आप शुरू कर ही सकते हो। लाइट हाउस यूज करना, कितना टाइम लगता है नेटवर्क रिक्वेस्ट में वो देख पाना, कैशिंग लगा पाना, ये 2-3 चीजें आपको आनी चाहिए। प्रोडक्शन में कोड को कैसे रन करना है, मिनिफाइड कोड क्या होता है, सिंपल चीजें हैं यार, इसमें बहुत सारा समय नहीं लगता है। ये भी अगेन, अगर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन 100% इतनी सारी चीजें होती है तो आपको 5-10% आप सीख सकते हो, उसमें ही आप बहुत इंप्रेसिव हो जाते हो। देखो जो भी चीजें मैं आप बता रहा हूं ना, इसको अगर आप थोड़ा भी सीख लोगे तो काफी इंप्रेसिव हो जाओगे और काफी स्टैंड आउट करोगे नॉर्मल डेवलपर से। 7वां है ब्राउजर डेवलपर टूल्स। देखो अगर तुम पूरे टाइम ब्राउजर में काम करने वाले हो और तुम्हें यही नहीं पता कि सोर्सेस टैब क्या होता है, नेटवर्क टैब क्या होता है, परफॉर्मेंस टैब क्या होता है, तो फिर कैसे करोगे भाई, कैसे डिबग करोगे? क्योंकि प्रॉब्लम तो आएंगी। छोटू ऐप ट्यूटोरियल से देखते हो तब शायद इश्यूज नहीं आती हैं, लेकिन जब भी ऐप बड़ा होगा, प्रोडक्शन सिस्टम पे काम करोगे तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, और उनको डिबग करने के लिए टूल कहाँ है? ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर डेवलपर टूल्स आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? उसमें भी बहुत सारा डिटेल है यार। ब्राउजर डेवलपर टूल्स सीखने में भी तुम्हें कई दिन कई साल लग सकते हैं, तो वहां अटक कर मत रह जाना। बेसिक जो 3-4 टैब्स के मैंने नाम लिए हैं, पहले 4 टैब्स, उनको आप बेसिक समझ लो और उनसे डिबग करना शुरू करो। सारा का सारा डिबग अगर console.log लगा के देखोगे तब कभी नहीं सीख पाओगे, इसलिए छोटे स्टेप्स लेना शुरू करो ब्राउजर डिबगिंग की तरफ भी। 8 है क्रॉस ब्राउजर कंपैटिबिलिटी। सुनने में बहुत भारी सा लगता है, बट सच्चाई ये है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ API जो होते हैं, वो क्रोम में काम करती हैं बट सफारी में नहीं काम करती, इंटरनेट एक्सप्लोरर में नहीं काम करती। और जब आप एक प्रोडक्शन ग्रेड ऐप बनाते हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हर जगह सपोर्ट करना होता है। इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, API सपोर्ट देखना होता है MDN के डॉक्यूमेंटेशन में। तो जब भी आप कोई ब्राउजर API यूज करने जा रहे हो, आप देख सकते हो कि ब्राउजर कंपैटिबिलिटी क्या है इसकी, और उसके जगह पे पॉलीफिल यूज कर सकते हो। तो ये छोटी चीजें, अगेन ये सब चीजें आपको प्रोडक्शन में यानी कि जॉब में एक बहुत बेहतर डेवलपर बनाती है, इसलिए इन चीजों के बारे में ध्यान रखना जरूरी है। 9th SEO। अब बोलोगे कि भैया SEO क्यों समझना पड़ेगा? देखो इससे समझना पड़ेगा कि मान लो तुमने एक दुकान खोली और किसी को उसका रास्ता ही नहीं पता, किसी को मार्केटिंग ही नहीं की, पता ही नहीं चलता कि वहां पहुंचते कैसे, तो क्या फायदा दुकान खोलने का? जब आप एक ऐप बनाते हो, आप क्या चाहते हो कि उस ऐप तक लोग पहुंचे, और इंटरनेट में लोग दुकान तक कैसे पहुंचते हैं? गूगल के थ्रू, SEO के थ्रू सर्च करके। तो अगर आपका जो वेब ऐप है वो SEO फ्रेंडली नहीं होगा तो लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो बेसिक चीज़ें, अगेन आपको एक SEO एक्सपर्ट नहीं बनना है, बट जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो मेटा टैग्स होते हैं, जो टैग्स होते हैं, उतना आपको आना चाहिए कि हाँ, अगर गलती से गूगल मेरे वेबसाइट तक पहुंच गया, मेरे वेब ऐप तक पहुंच गया, तो मुड़ के ना चला जाए। इतना इन्फॉर्मेशन हमने उसको दे दिया कि वो जाकर उसको इंडेक्स करके रख पाए और कोई पूछे तो बता पाए, इतना ही चाहिए। 9 तुमने देख लिए हैं, 8 और बाकी है। इसके पहले कि भूल जाओ, सब्सक्राइब करना जरूरी है। एक कमेंट भी डालते जाना कि कौन सी इसमें से स्किल है जो तुम अभी सीख रहे हो या तुम्हें नहीं आती है। 10वीं चीज है बहुत इंपॉर्टेंट कि चलो आपने एक दुकान खोली, लोग भी आ रहे हैं, बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप ना रात में उसको ताला लगाना भूल जाते हो। कभी करोगे ऐसा? नहीं करोगे ना। क्यों? क्योंकि आपको ही पता है कि जो चीज आप रख रहे हो, सामान रख रहे हो, वो सिक्योर होना जरूरी है। उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आपके इस यूजर का डेटा भी सिक्योर होना चाहिए, आपके वेब ऐप की फंक्शनैलिटी भी सिक्योर होनी चाहिए। तो इसलिए वेब सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर से मैं कहूंगा, ये एक फील्ड ऐसी, इसी में 5 साल लगा सकते हैं, तो 5 साल नहीं लगाने वेब सिक्योरिटी सीखने में, लेकिन बेसिक चीजें, HTTPS अटैक्स जो होते हैं, सिंपल इंजेक्शन अटैक्स, इनको कैसे हटाया जाए, ये क्या होते हैं, थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। देखो 11वीं उंगली तो मेरे पास है नहीं, मैं ऋतिक रोशन तो हूं नहीं, तो मैं एक से काम चलाऊंगा। हम लोग वापस से काउंटिंग शुरू करते हैं। तो 11वीं चीज जो आपको चाहिए वो क्या है? API। देखो अभी तक तुमने ऐप तो बना लिया, सब कुछ चल रहा है, लेकिन API इंटीग्रेट करना जरूरी है। डेटा भेजोगे कैसे सर्वर पे, लाओगे कैसे? API इंटीग्रेशन से ही लाओगे। API में भी आजकल कई प्रकार के APIs हैं, GraphQL है, JSON है, और नॉर्मल HTTP APIs है, उनकी सिक्योरिटी है। तो बहुत समुंदर है। तुम्हें क्या सीखना है कि नॉर्मल HTTP API का कॉल कैसे कर ले, डेटा कैसे ले आए, अगर फेल हो जाए तो कैसे डिबग कर ले, और फेल हो जाए तो यूजर को कैसे हैंडल कर ले, बस इतना काफी है। 12वीं चीज जो है वो है रिस्पॉन्सिव इमेजेस। तुम कहोगे भैया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट के बारे में बात की थी आपने। हाँ, बात तो की थी, लेकिन रिस्पॉन्सिव इमेजेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों, मैं बताता हूँ। होता क्या है कि जब आप छोटे डिवाइस पर किसी चीज को खोलते हो, तो अगर आप जो डेस्कटॉप वाला इमेज है वही यूज करोगे तो उतना सारा किलोबाइट्स ऑफ डेटा वेस्ट होगा, और एक छोटे हैंडहेल्ड डिवाइस पे जो 4G 5G पे चल रहा है वो डेटा वेस्ट तो होगा ही होगा, टाइम भी बहुत लगेगा।
ये भी सच्चाई है। तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि भैया अगर इसको छोटे डिवाइस पे खोल रहे हो ना तो छोटा वाला इमेज लाना, बड़ा वाला मत लाना। ये चीजें तो बहुत ही कम लोगों को आती है। तो अगर आप ये कर पाओ, पता कितना सिंपल है, सोर्स सेट यूज करना, तो बस एक ही टैग है। अगर इसको आप कर पाओ तो आप काफी स्टैंड आउट कर जाओगे बाकी लोगों से, क्योंकि आपको रिस्पॉन्सिव इमेज करना आता है। तो 13 थिंग, देखो तुम्हारा दुकान है, अब उसमें लोग दिन भर कितने आए, क्या सामान खरीदा क्या नहीं खरीदा, इसकी रजिस्टर मेंटेन करते हो ना। क्यों मेंटेन करते हो रजिस्ट्री? ताकि तुम समझ सको कि कितना फुटफॉल हो रहा है, कितना सेलिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसी तरह एक वेबसाइट पे, वेब पे भी आपको एनालिटिक्स लगाने की जरूरत है कि यार कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, किस डिवाइस से आ रहे हैं। तो ये करने के लिए GA एक टूल है, गूगल एनालिटिक्स फ्री टूल है, और इस तरह के बहुत सारे टूल हैं। इनको इंटीग्रेट करना भी बहुत ही आसान है और इसको देखना ही बहुत आसान है। तो ये चीज तो बिल्कुल कर लेना। अगेन हार्डली आधा दिन का चीज है, ये तो कर ही लेना। 14th क्या है? डिप्लॉयमेंट एंड होस्टिंग। इसका क्या मतलब होता है कि यार तुमने सब कुछ बना लिया, ठीक है, दुकान बना लिया, बहुत बढ़िया। लैपटॉप पे तो दुकान नहीं चलाओगे ना, उसको तो सर्वर पे डालोगे, तो सर्वर पे डालना होगा। और सर्वर पे डालने का जो प्रोसेस है वो एक बार तो होता नहीं है, हर बार जब चेंज करोगे सर्वर पे अपडेट करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझना जरूरी है कि होस्टिंग कैसे करें, डिप्लॉय कैसे करें, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन जिसको कहते हैं, यानी कि बार बार जब भी मैं चेंज करूँ वो ऑटोमेटिक डिप्लॉय हो जाए। ये चीज़ कैसे करूँ? ये छोटे छोटे स्किल्स हैं, बट इनको समझकर आप एक पूरा वेब डेवलपर बन पाते हो। 15th है कि कंटिन्यूअस लर्निंग। ये बोलो ये भी कोई स्किल है। अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो ये दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। ये जावा की दुनिया नहीं है जहाँ कुछ बदलता नहीं है, जहाँ जावा के एक बार 3 प्रकार आए थे हिमेश रेशमिया के टाइम पे कि मर जावा, मिट जावा, लुट जावा, उसके बाद से कुछ नहीं आया। जावा स्क्रिप्ट में हर दिन कुछ नया आता है, तो आपको हर समय ब्लॉग देखना होता है, ट्विटर देखना होता है, बाकी चीजें देखनी होती है, न्यूज़लेटर देखना होता है और समझना होता है कि क्या हो रहा है, नया नया क्या, उसको ट्राई भी करते रहना पड़ता है। तो ये भी एक स्किल है जो आपको सीखनी बहुत जरूरी है। 16 जो चीज है वो है कोलैबोरेशन। बोले कोलैबोरेशन भी कोई सीखने की चीज है। अरे भाई PR कैसे रेस करोगे, प्रोजेक्ट में कैसे ब्रेक होगा, आसान ऐसा कोई टूल होगा, कैसे करोगे? अकेले डेवलपर तो होगे नहीं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कंपनी में जाओगे बोलोगे हम तो अकेले काम करता, हमको किसी के साथ काम करना नहीं आता, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो अगर आपको लोगों के साथ काम करना है तो उन टूल्स को, वो चाहे स्लैक हो एज अ कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन टूल, ईमेल हो, कैलेंडर हो, PR रेस करना हो, आसाना हो, ऐसे टूल्स भी आपको आने चाहिए। और ये कैसे सीख सकते हैं? किसी हैकाथॉन में इन टूल्स को यूज़ कर ले, अपने दोस्तों के साथ इन टूल्स को यूज़ कर ले, थोड़ी फैमिलियरिटी यहाँ भी बिल्ड करें ताकि ये भी आपको समझ में आए। 17th जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना ये सब आते हुए भी आपको शायद जॉब नहीं लगी और जिसके बारे में मैंने 2, 4, 10 नहीं कम से कम 50 वीडियोस बनाए हैं, वो है रिएक्ट या कोई एक ऐसा वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। वो एंगुलर भी हो सकता है, व्यू भी हो सकता है, हमने उस पर वीडियोस बनाए हैं, रिएक्ट वर्सेस एंगुलर वर्सेस व्यू। लेकिन मैं कहूँगा रिएक्ट जरूर से सीख ले। रिएक्ट में भर भर के ढेर सारे ऐप्स बना ले, उनको डिप्लॉय कर ले, उनकी डॉक्यूमेंटेशन कर ले, उनकी परफॉर्मेंस टेस्टिंग कर ले, उनकी एक्सेसिबिलिटी देख ले। जो चीज़ें मैंने बात की है, ये सारे के सारे स्किल्स सिर्फ कहना नहीं है, रेज्यूमे पे डालना नहीं है कि मुझे पता है। ये सारे स्किल्स आपको दिखाने कहाँ हैं? अपने रिएक्ट प्रोजेक्ट्स पे। तो रिएक्ट एज अ स्किल वो फाइनल स्किल है जिसके साथ ही आपको जॉब मिलेगी, उसके बिना कुछ नहीं होगा। देखो मजे मजे में हमने कितनी सारी बातें कर ली, तुमने कितनी सारी चीजें सीख ली और कितनी सारी चीजें और सीखोगे। अगर तुम सब्सक्राइब करना नहीं भूलोगे, अगर लाइक करना नहीं भूलोगे, शेयर करना नहीं भूलोगे, ताकि YouTube को पता चले कि तुम्हें मजा आ रहा है ये वीडियोस देख के और तुम्हें हर वीडियो दिखाई जाए।